हम पढ़ रहे हैं रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें हमने कल पढ़ा था सेलियंट फीचर्स और कुछ एडवांटेज, ठीक है। तो एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि अलॉटीज के साथ फेयर प्ले हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ये पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन है, तो कभी अगर पूछे ऑब्जेक्ट एंड रीजंस क्यों बनाया है एक्ट, तो ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री इंफॉर्मेशन हो अलॉटी और प्रमोटर के बीच में, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए प्रमोटर की अलॉटीज की भी, और फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट मिल सके, एक मैकेनिज्म बनाया हुआ एजुकेशन के लिए, और गुड गवर्नेंस फॉलो करे। ऐसे हमने कुछ सेलियंट फीचर्स देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछे सेलियंट फीचर्स क्या है एक्ट के, तो हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहले रेरा इन्होंने लेके आए, ठीक है, फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। तो रेरा यानी ऐसी अथॉरिटी बनाई इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। फिर इन्होंने इंश्योर किया कि प्लॉट्स लैंड की सेल एकदम एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हो, सेम एजुकेशन हो, डिस्प्यूट का मैकेनिज्म हो, स्पीडी डिस्पोजल हो, और विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बेचने का काम नहीं कर सकते। अब जो सेलियंट फीचर्स पढ़े हैं ना, उसी से ही पूरा एक्ट पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ है कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर, कॉस्ट अकाउंटेंट। हाँ, पेनाल्टी, स्ट्रिंजेंट पेनाल्टी की तो लास्ट में हमें पेनाल्टीज भी देखनी है। तो जो हमने ये चीज पढ़ी है ना, हर चीज वेबसाइट में आपको अपलोड करनी है, इसी को ही लेके हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। बच्चे हमने डेफिनेशंस में एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी उसी फॉर्म में ही एक्सप्लेन की हुई है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को या कोई भी चीज को आप ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो कि आप उसे बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, बेसिकली मार्केटिंग करना, ठीक है। तो मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज एडवर्टीजमेंट थ्रू एनी मीडियम इंक्लूड्स नोटिस, सर्कुलर, अदर डॉक्यूमेंट, पब्लिसिटी इन एनी फॉर्म इन्फॉर्मिंग पर्संस अबाउट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। मैंने जैसे कल एग्जांपल दिया था कि उन्होंने लोगों को बुलाया था एक प्लॉट के वहां, और वहां पे स्क्रीनिंग में चला दिया था कि हमारे नए फ्लैट्स भी बनने वाले हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट है। आप एडवर्टीजमेंट तब कर सकते हो जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उससे पहले आप मार्केटिंग उस चीज की नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर में भी, आप न्यूज़पेपर्स में आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन के आती है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट हो ये वो, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो, फिर बुकिंग होने लगेगी। अग्रीमेंट टू सेल, अलॉटी और प्रमोटर के बीच में जो भी अग्रीमेंट होगा वो अग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अलॉटीज कौन है? जो लोग ये प्लॉट, लैंड, फ्लैट बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मींस द पर्सन टू whom a plot, apartment, building as the case may be has been allotted or sold whereas whether as freehold or leasehold or otherwise transferred by the promoter and includes the person who subsequently acquires the said allotment through सेल। अब क्या हुआ है कि प्रमोटर ने खुद बिल्डिंग नहीं बनाई है, लेकिन किसी से खरीदी है और फिर फाइनली किसी एक पर्सन को बेची, तो जिसके पास फाइनली गई है वो होता है अलॉटी। अब अपार्टमेंट क्या होता है हम सबको पता है, अपार्टमेंट ब्लॉक, चेम्बर, ड्वेलिंग यूनिट, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन, प्रीमाइसेस, सूट, टेनेंटमेंट यूनिट और एनी अदर नेम, ये सबको वो लोग बोल रहे हैं अपार्टमेंट। हमने अपार्टमेंट का बेसिक देखा है कि जो एक घर होते हैं, ठीक है, पर ये अपार्टमेंट में सब कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशंस है, जो डेफिनेशंस हमको लगता है कि हमें याद करनी चाहिए वो मैं मार्क करा दूंगी, ठीक है। बिल्डिंग सबको पता है क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी इरेक्शन, कुछ भी आपने बनाया हो नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा हो, दैट इज बिल्डिंग। कारपेट एरिया, इंपॉर्टेंट मार्क करो। कारपेट एरिया क्या होता है? means a net usable floor area of an apartment excluding the area covered by external walls area under the services shaft, exclusive balcony and veranda area, exclusive open terrace area, but includes area covered by internal partition walls of the apartment। देखो, चाय पी रही थी, ये है हमारा एरिया एक, ठीक है। इसके अराउंड एक बालकनी एरिया है, इसके ऊपर एक ओपन टेरेस एरिया भी है, ठीक है। एक जाने का रास्ता भी है, पैसेज बोलते हैं जिसको हम, या फिर किसी और पर्सन की
फ्लैट है उसकी वॉल है, हम कारपेट एरिया सिर्फ इसको बोलते हैं। ये सब एक्सक्लूड हो जाता है, इसकी वॉल एक्सक्लूड हो जाती है, ठीक है। ये साइड का पैसेज भी नहीं आता। कारपेट एरिया जो इंटरनल एरिया है बस आपके घर का, दैट इज कारपेट एरिया, ठीक है। नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ अपार्टमेंट, सब याद रखो, नेट यूजेबल ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट। तो कारपेट एरिया क्या है? फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट, एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल्स, एरिया ऑफ सर्विसेज शैफ्ट्स, यानी वो साइड का जो पैसेज होता है, जैसे सोसाइटीज में आपको गार्डन्स मिलते हैं, जिम एरिया मिलता है, वो सब कारपेट एरिया में कवर नहीं होता। एक्सक्लूसिव बालकनीज, वरांडाज एरिया आर एक्सक्लूसिव ओपन एरियाज बट इंक्लूड्स द इंटरनल पार्टीशन वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट। अच्छा, अब ये कारपेट एरिया, इसके अंदर मैंने एक ये बनाया, एक ये रूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा गेस्ट रूम है, ये हमारा लिविंग रूम है, तो ये सब कवर होता है कारपेट एरिया में, लेकिन इसका जो भी एक्सटर्नल है वो कवर नहीं होता। अब आता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो आपको 2-3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो जब आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, आपने एक लैंड लिया है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपने उसका रजिस्ट्रेशन कराया, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो वहां से अप्रूवल आता है, ओके नाउ यू कैन कमेंस इट, आप बिल्डिंग बना सकते हो। यहाँ पे ये वाला लैंड इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। कोई बोलता है हमें होटल बनाना है, कोई बोलता है हमें फ्लैट्स बनाना है, कोई बोलता है हमें सिर्फ एरिया ऑफ पूल देना है लोगों को कि दीस पीपल कम एंड एंजॉय, कोई बोलता है हमें बड़ा सा जिम बनाना है। तो वो चीज उस एरिया में फिट बैठती है, उस लैंड पे फिट बैठती है, ये रेरा डिसाइड करता है और फिर उसको सर्टिफिकेट देता है कि ओके आप कमेंस कर सकते हो यहाँ पे अपना इरेक्शन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। मीन्स द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और द बिल्डिंग परमिट और कंस्ट्रक्शन permit by whatever name called issued by the competent authority to allow or permit the promoter to begin the development works on an immovable property as per sanctioned plan, ठीक है। सैंक्शन प्लान यानी आप एक प्लान बनाते हो, वो देते हो, वो सैंक्शन कर देते हैं कि प्लान परफेक्ट है, तो आप उसको जाने दे सकते हो। अगर वो बोलेंगे कि हमको 20 स्टोरीज बनानी है और आसपास की किसी की लाइट अफेक्ट हो रही है, किसी आसपास वालों को डिस्टर्ब हो रहा है, या ऐसे एरिया में आपको होटल रूम्स बनाने, तो रेरा अप्रूव नहीं करता है। तो इसके लिए आपको पहले अप्रूवल लेनी है ताकि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए बेनिफिट हो। ये हो गया कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। अब कॉमन एरिया क्या हो गया? द एंटायर लैंड ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और वेयर द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इन फेजेस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब पूरा लैंड कॉमन एरिया, एक जिसके अंदर आपका कारपेट एरिया भी आएगा, जिसके अंदर आपकी बालकनी भी आएगी, वरांडा भी, तो एक लैंड एक कॉमन एरिया। फिर स्टेयरकेसेस, लिफ्ट लॉबीज, फायर एस्केप्स, कॉमन एंट्रेंसेस दैट एग्जिस्ट ऑफ द बिल्डिंग, ये सब कॉमन एरिया हो गया। सिंपल समझो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कॉमन एरिया क्या है? जो सब यूज करते हैं, ऐसी कोई चीज जो कॉमन है। अब आसपास जैसे आप एक ब्लॉक में पहुंचे, बी ब्लॉक, लिफ्ट में गए, आपने बोला हमें थर्ड फ्लोर पे जाना है, थर्ड फ्लोर पे आए, थर्ड फ्लोर पे ऑलरेडी 2 या 3 फ्लैट्स होंगे, चलो 4 होंगे, अब आमने सामने होंगे, डायगोनल होंगे, बड़ा पैसेज होगा, तो वो पैसेज कॉमन एरिया है, जो आपके डोर के बाहर का एरिया है, ठीक है। अगर आपके फ्लैट्स हैं ऐसे, ये लिफ्ट से आप अंदर आए, यहाँ पे एक फ्लैट है, फिर यहाँ पे एक फ्लैट है, और फिर यहाँ पे एक फ्लैट है, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कॉमन एरिया है। यहाँ से जो स्टेयर्स जाती है वो भी कॉमन एरिया, ये लिफ्ट है वो भी कॉमन एरिया। जब आप स्टेयर्स से नीचे आओगे, नीचे गार्डन होगा, वो भी कॉमन एरिया है। पार्किंग हो गई, तो आपकी पार्किंग के अलावा जो एरिया है जहां आप गाड़ी चलाते हो निकालते हो, वो सब कॉमन एरिया है। The common basement, terrace, park, play area, open parking हमने देखा। The premises of lodging of persons employed for the management property, जब ऑफिस में जाते हो तो वो वाला एरिया कॉमन हो जाता है। Installation of central services such as electricity, gas, water, sanitation, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का वो जो भी मीटर होता है वो नीचे होता है, ठीक है, सोसाइटी में नीचे बना होता है सबके मीटर्स, तो वो भी कॉमन एरिया। वाटर टैंक, सम्प, मोटर, फैंस, कंप्रेसर डक्ट्स, ऑल apparatus, मतलब उससे जुड़े हुए, कनेक्टेड विद इंस्टॉलेशन ऑफ कॉमन यूज। अब नीचे आपने कहीं ऑफिस बनाया, वहां पे फैन वगैरह लगा दिया है, या फिर पैसेज एरिया में वहां भी फैन लगा हुआ है, तो ये सब कॉमन एरिया, कॉमन लोगों के लिए यूज करने के लिए, तो उसको हम कहाँ कवर कर रहे हैं?
कॉमन एरिया की डेफिनेशन में। तो हम सिर्फ समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि आगे ये वर्ड आएगा कॉमन एरिया, ठीक है। कंपनी सबको पता है क्या होता है, ठीक है, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड इंक्लूड्स अ कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। कोई और एक्ट के तहत भी आपने अगर कोई कॉर्पोरेशन बनाया तो उसको भी हम यहाँ पे कंपनी बोल रहे हैं। प्लस अ डेवलपमेंट अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। ये क्यों दिया है डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि कई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट बनाते हैं, सोसाइटी प्रोजेक्ट्स, होटल प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, ये सब गवर्नमेंट के होते हैं। तो हमने उसको भी कंपनी में कवर करने की कोशिश की है क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। प्रमोटर में की डेफिनेशन में वो भी कवर होते हैं, ऐसी अथॉरिटीज भी, ठीक है। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमने पढ़ेंगे, जो एजुकेटिंग ऑफिसर्स होंगे, अथॉरिटी होगी जो पूरा एक्ट को रूल करेगी, हमारे रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगी, हमारे डिस्प्यूट्स हैंडल करेगी, वो होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मीन्स लोकल अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी क्रिएटेड और एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ। उसको हम देखेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। अब आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जैसे कमेंसमेंट था वैसे कंप्लीशन है, आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, नाउ यू कैन अलॉट पीपल, आपको अलाउड है, आप अलॉट कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीशन। मीन्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मीन्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और such other certificate by whatever name called issued by competent authority certifying the real estate project has been developed according to the sanction plan, layout plan, specifications as approved by competent authority under any local law। मतलब रेरा के एक्ट के अंदर उन्होंने जो भी अप्रूव किया है उसके बाद बोल दिया कंप्लीट हो गया तो आप बिल्डिंग बना सकते हो। चलो डे डेवलपमेंट ये सब एक बार देख लेना, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियल मतलब टोटल कॉस्ट जितनी भी आपकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की आ रही है वो। एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स जितने भी उसके आसपास आप देख रहे हो कि वाटर वेस्ट का क्या होगा, वो सारे जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स हैं कि आपने एक बना रखा है कि वेस्ट यहीं से जाएगा, ठीक है। आप अपार्टमेंट बनाते हो तो आपको पूरी पाइपलाइन से लेकर हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो वर्ड इसलिए एक्सप्लेन किया, एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स में कवर होता है वो। अंदर बनाने का काम और बाहर के एरिया के लिए जो भी काम, आप बाहर के लिए रोड बना के रख रहे हो, एंट्रेंस बना के रख रहे हो, वो सब एक्सटर्नल डेवलप। फैमिली, गराज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट एक बार देख लेना। आ जाओ सीधे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अब एक हमने देखा कमेंसमेंट, एक कंप्लीशन और एक ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी मीन्स अब आप ऑक्यूपाई कर सकते हो फ्लैट को, ठीक है। मीन्स ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और सच अदर सर्टिफिकेट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिटिंग ऑक्यूपेशन ऑफ एनी building as provided under law which has the provision of civic construction such as water, sanitation and electricity। मतलब कि जब आप को एक बिल्डिंग में ये सारे काम कराने, वाटर, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए आप एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लो। पहले आपने बिल्डिंग का सैंक्शन अप्रूव कराया, आपकी बिल्डिंग बन गई, अब आपको उस पर इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना है, तो इलेक्ट्रीशियंस लगेंगे, आपको वाटर का काम तो प्लम्बर वगैरह लगेंगे, तो इसके लिए एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेके आओ। फिर इलेक्ट्रिशियन को दिखाओ कि भैया ये बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का काम करना है, ये देखो हमारे पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, आप आके यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इलेक्ट्रिशियंस भी आजकल ऐसे नहीं आएंगे, सिंगल घर के लिए आ जाते हैं, पर इतने बड़े बिल्डिंग का काम करने के लिए, वो काम उठाने के लिए उनके पास एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उनको दिखाने के लिए होना चाहिए कि ये हमारे पास है, आप काम कर लो, ठीक है। हमें रेरा से अप्रूवल मिली है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का ये काम करा सकते हैं। कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेंसी। कंप्लीशन इज द बिल्डिंग एंड ये इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब खत्म हो गया हो, तब आप जाके बेचने का काम कर सकते हो कि सोसाइटी वालों को बोल दो कि अब आप अपने अलॉट कर दिए हमने फ्लैट्स, आप आओ, आप रह के सकते हो, तो वो कंप्लीशन। तब तक आप रहने मत जाना जब तक आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाए, क्योंकि हो सकता है आप जाओ और वहां पे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगी हो तो सही से नहीं लगी हो, उन्हें चेक नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं तब तक रहने मत जाना। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फॉर दीज इलेक्ट्रिशियंस, वाटर, सैनिटरी वाला जो काम करेंगे उनके लिए कि आप आओ ये वाला काम करके जाओ, ठीक है। उसके लिए आपको एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पर्सन की डेफिनेशन सेम है ऑलमोस्ट, एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म अंडर पार्टनरशिप या LLP, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, a cooperative society registered or any other such entity as may appropriate government may specify, ठीक है। जैसे हमने कंपटीशन में पढ़ी थी वैसी ही है। प्लानिंग एरिया। प्लानिंग एरिया मीन्स एरिया और डेवलपमेंट एरिया और लोकल प्लानिंग और रीजनल डेवलपमेंट प्लान एरिया बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड और एनी अदर स्पेसिफाइड एज सच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताती है। इंक्लूड्स एनी एरिया डेजिग्नेटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटेंट टू बी प्लान फ्यूचर। देखो अभी क्या होता है
एक लैंड आता है, ठीक है, बहुत बड़ा लैंड है, इसमें प्लॉटिंग होती है, ठीक है, कटते हैं प्लॉट्स। कभी देखा है तुम लोगों ने ये सब? प्लॉटिंग होती है कटते हुए, देखा है? तो ऐसे प्लॉट्स कटते हैं, ठीक है। फिर बीच में गैप होता है, मतलब पैसेज होता है आने जाने का। अब ये जो प्लॉट कटने का काम है, ठीक है, उसके बाद प्लॉट्स बेचने का काम है, ये पूरे लैंड को हम बोलते हैं प्लानिंग एरिया, ठीक है। अगर आपने, ये हो गया प्लॉट कटने का। अगर आपका प्लान है कि ये हमारा एक लैंड है, यहाँ पे हम बना रहे हैं एक बिल्डिंग जहाँ पे फ्लैट्स होंगे, ठीक है, इसके जो पास वाला लैंड है ना, यहाँ पे मैं छोटी छोटी शॉप्स बना रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल स्टोर्स टाइप, तो ब्रांड्स की सिंगल 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 शॉप्स बना रहा हूँ। तो ये जो पूरा आपका प्रोजेक्ट है ना, ये एक लैंड पे बन रहा है, तो ये इसका प्लानिंग एरिया है। कि आप बता रहे हो कि मेरा ये एरिया में ये प्लान है, ये मेरा सैंक्शन प्लान है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इसमें और चीजें इंक्लूड कर सकती कि आप ना यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बना लो, इतना कचरा होगा कैसे जाएगा, आप यहाँ पे एक पूल बना लो बच्चों के लिए, प्ले एरिया बना लो। अगर रेरा अप्रूव करता है और सब कुछ सजेशन भी देना चाहता है तो उसको भी आप कवर कर देते हो प्लानिंग एरिया में, ठीक है। तो एक लैंड पे जो भी बनाने का आपका प्लान है, जो भी करने का प्लान है, इधर पे देखो कुछ करने का प्लान नहीं, सिर्फ प्लॉट करने का प्लान है, प्लॉटिंग करने का, कि ये इतने एकड़ का है, ये इतने स्क्वायर फीट का है, ये इतने में बिकेंगे, तो ये सब प्लानिंग एरियाज होते हैं कि आपने ये प्लान किया हुआ है कि हमको इसको ऐसे बेचना है, यहाँ पे ये बनाना है, यहाँ पे ये नहीं बनाना। चलो प्रमोटर, इंपॉर्टेंट मार्क करो। प्रमोटर क्या होता है? देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, और ए और बी में कुछ पॉइंट्स है। अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स और कॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग और बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट्स एंड कन्वर्ट्स एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और पार्ट thereof into apartments for the purpose of selling all or some of the apartments to other person includes his assignees। अब देखो पहले पॉइंट में क्या बोला, कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में अपार्टमेंट बना, एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट को बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग को अपार्टमेंट में बनाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है या बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स, पहले में 3 4 वर्ड्स है। कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को अपार्टमेंट में कन्वर्ट करो, या फिर सिर्फ इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है आपकी, या फिर कन्वर्ट करते हो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को अपार्टमेंट और पार्ट देयर ऑफ इनटू अपार्टमेंट्स कुछ, या फिर सारे बेचने की बात करते हो, ठीक है। तो जो बेचने की बात करता है वो होता है प्रमोटर। तो जब आप बिल्डिंग बना के या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स बना के या फिर फ्रेशली अपार्टमेंट्स बना के बेचने की बात करते हो, तो जो बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। फिर अ पर्सन हु डेवलप्स अ लैंड इनटू अ प्रोजेक्ट, अब ब्लैंक लैंड था उसको आपने एक प्रोजेक्ट में बनाया कि यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है। वेदर और नॉट द पर्सन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर्स और एनी ऑफ द plots for the purpose of selling to other person or all of some plots in the said project whether with or without structure thereon। इसका मतलब है एक लैंड है उसको आपने एक प्रोजेक्ट में बनाया, अब वहां पे आप स्ट्रक्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। स्ट्रक्चर करना है यानी आप बिल्डिंग बना रहे हो कि आप हॉस्पिटल बनाने के लिए किसी और को बेच रहे हो कि तुम बनाओ, लैंड मेरा है। तो अब जब वो लैंड आप देते हो, बेचते हो, तो जो बेच रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रमोटर। तो पहले आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, फिर एक लैंड को प्रोजेक्ट में बनाया है, ठीक है। बेयर लैंड होते हैं ना, खाली होते हैं, उसकी आपने कटिंग की, प्रॉपर एरिया बनाया, साइज नपवाई, उसके बाद वहां पे एक ईंट लगा दिया, लैंड हमारा, और उसके बाद उधर पे हॉस्पिटल बनाने के लिए लोगों को बेच रहे हो जो शायद इस बिजनेस में होंगे। तो आप खुद स्ट्रक्चर करो या किसी और को स्ट्रक्चर करने का बेच के लिए बेचो, तो उसको भी हम प्रमोटर बोलेंगे। थर्ड, अब क्या हो गया, ये 2 लोग थे, पर्सन पर्सन की बात हो रही थी, पर्सन की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी है। अब आता है डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी पब्लिक बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटीज of building or apartment as the case may be constructed by such authority or body on land owned by them or placed at the disposal by the government। मतलब गवर्नमेंट के पास खुद की कोई लैंड है, डिस्पोज की होगी किसी और की केस में, या फिर खुद से उनने कोई लैंड खरीद के घर वर बनाने की कोशिश की है, और फिर मतलब बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स बनाने की कोशिश की, और फिर आप उसको अलॉट करो। तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको भी प्रमोटर की डेफिनेशन में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर कोई बिल्डिंग या अपार्टमेंट बना के बेचने की बात करेगी तो वो भी
प्रमोटर है। फिर ऐसी प्लॉट ओन्ड बाय सच अथॉरिटी और बॉडी और प्लेस एट द डिस्पोजल फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग ऑल और सम ऑफ द अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स। मतलब अगर गवर्नमेंट भी बेचने जाएगी ना तो उसको भी हम प्रमोटर में कवर करेंगे, उसको भी वो रेरा वाले चीजें सारी करनी है जो एक नॉर्मल पर्सन को करनी है। ठीक है, हमने जब पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए अलग से बताइए, बात वही है लेकिन अलग से बताइए। अब तुमको याद करने के लिए ऐसे याद करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले पॉइंट में कंस्ट्रक्शन वाली बात कि इंडिपेंडेंट लैंड हो या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग हो, ठीक है, बिल्डिंग की बात है फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में लैंड प्रोजेक्ट की, लैंड में प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर बना रहे हो या नहीं बना रहे हो पर बेच रहे हो तो प्रमोटर है। थर्ड है डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास बिल्डिंग अपार्टमेंट है उसको बेचने की बात कर रहा है या फिर कोई लैंड को सेल करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब आता है एन अपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मतलब हाई लेवल की और प्राइमरी लेवल की। अब है हाउसिंग सोसाइटीज which constructs apartments or buildings for its members in respect of allottees and such buildings, apartments और buildings। अब जो हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, वो क्या होती हैं? ये सोशल वर्क के लिए सोसाइटीज बनाई हुई हैं आपने। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मिलके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हो अपनी सोसाइटी में और फिर आप उसको फ्लैट्स में बना के लोगों को बेचते हो। आज की डेट में हमारी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और हो सकता है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने बनाई है। जब कोऑपरेटिव बनाती है तो वहां लिख देते हैं कि हमें फाइनेंस किया गया है बाय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से और हमारी ये बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई है। तो वो भी बना के अगर बेचने की बात करते तो वो ऑब्वियसली प्रमोटर में आएंगे। अब डेफिनेशन में देना पड़ेगा क्योंकि उनका तो कोर बिजनेस ही है, ना उनके नाम में ही है कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी। तो वो भी अगर कंस्ट्रक्ट करके बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बेचने की बात करेंगे तो फिर वो लोग कौन है? प्रमोटर्स है। तो जब हम आगे प्रमोटर वर्ड पढ़ेंगे ना जितनी बार, तो ये सारे लोग उसमें कवर हो रहे हैं। अब हमें तब सोचना नहीं पड़ेगा कौन प्रमोटर, भैया कंस्ट्रक्शन करने वाला, डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला या फिर अपेक्स स्टेट लेवल का और प्राइमरी लेवल का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एनी अदर पर्सन, अब आगे कोई भी लोग, एनी अ पर्सन हु एक्ट हिमसेल्फ एज अ बिल्डर, colonizer, contractor, developer, estate developer by any other name or claims to be acting as a holder of power of attorney from the owner of the land on which the building apartment is constructed or plot is developed for sale। इसका मतलब है कोई भी और इंसान, जैसे हम लोग ना कंपनी है, ना कोई फर्म है, ना एसोसिएशन, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमने एक बिल्डिंग बनाई, ये हमारे पास एक लैंड है, हमने उस लैंड को बेचा कि भाई हम ओन्ड करते हैं लैंड पर तुम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो, या फिर हमने उसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो हम सब भी कहाँ आ गए? प्रमोटर की डेफिनेशन। ठीक है, सच अदर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट फॉर सेल टू जनरल पब्लिक। एक और डाल दिया लास्ट में ऐड करने के लिए, सच अदर पब्लिक। कितने पॉइंट्स पढ़े? 6। फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, परफेक्ट। पहला वर्ड याद रखना बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। दूसरा वर्ड याद रखना है लैंड प्रोजेक्ट को सेल करने की बात। थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर बिल्डिंग अपार्टमेंट स्ट्रक्चर करके बेचती है या फिर लैंड बेचती है। फिर फोर्थ, अगर अपेक्स स्टेट लेवल अथॉरिटी या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस। और फिर है एनी पर्सन हु डेवलप्स लैंड, मतलब जो ये इसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आता है, या एनी अदर पर्सन जो जनरल पब्लिक को अपार्टमेंट और बिल्डिंग सेल करने की बात कर रहा है। ठीक है, हो गई प्रमोटर की डेफिनेशन, इजी। थर्ड है एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी पब्लिक बॉडी, यानी कि कभी गवर्नमेंट कवर होती है इसमें। ठीक है, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है यानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट की बात करती है, लैंड बनाती है या फिर उसके पास खुद की कोई लैंड है, या फिर गवर्नमेंट कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज में हमने देखे इतने सारे लैंड इधर उधर हो गए, जो किसी के नहीं हो किसके हो गए? गवर्नमेंट के। तो अगर वो वाली लैंड पे गवर्नमेंट कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है, डायरेक्टली लैंड सेल करने की बात करती है, तो वो सब कहाँ कवर होता है? प्रमोटर। ठीक है, प्रोस्पेक्टस, इनविटेशन, या फिर आप जब लोगों को बता रहे हो कि हमारा प्रोस्पेक्टस देखिए बिल्डिंग में क्या क्या मिलेगा आपको, पूरे उसमें शीट में हमने लिखा है कितनी सुंदर दिख रही है, किचन रूम्स कैसे होंगे, वो जो हमने देखे कई प्रोजेक्ट्स के, वो प्रोस्पेक्टस। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट, हमने बार बार देखा था उसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर करना, और एजेंट को भी। एजेंट क्या होता है? means any person who negotiates or acts on behalf of one person in a transaction of transfer of his plot, apartment or building as the case may be in the real estate projects। अब भैया मेरे पास लैंड है,
मेरे पास टाइम नहीं है सब काम करने का, ठीक है, ऑफिस भी जाना है, क्लास भी आना है, मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया है, एजेंट अपॉइंट किया है कि मेरी ये लैंड बिकवा दो। अब वो रियल एस्टेट में डील करते हैं, तो उनके पास लैंड नहीं है, लेकिन उनको इस बिजनेस में आना है। तो वो क्या करते हैं, मेरे लिए एक एजेंट बन के मेरी लैंड, जो मेरी ओन्ड लैंड है, उसको बेचने की बात करते हैं। तो जो ये बिजनेस कर रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। अगर आप लैंड, मैंने बोला 1 करोड़ की मेरी लैंड है, आप मार्केट में बेचने जाओगे तो थोड़ी अपनी कमीशन लोगे, 1 करोड़ 2 लाख की है, 1.5 करोड़ की है, ऐसे जाके डील करोगे तो जाके वो, तो जो ये सब नेगोशिएशन कर रहा है कि मेरे लिए सर 1.5 करोड़ में परफेक्ट है, बढ़िया है, ये वो जो, ठीक है, जो रिश्ते कराने वाले काम करते हैं वैसे ही काम कर रहा है कि अरे बढ़िया लड़की है, वैसी बढ़िया लैंड है, ले लो, इतने में मिल जाएगी, ये वो। तो वो काम करने वाले लोगों को हम बोलते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स। तो हमें ऐसे मेंटली पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट एजेंट्स कौन होते हैं। किसी की फैमिली में कोई है क्या रियल एस्टेट में पापा काम करते? नाइस। भैया फैमिली में कोई, चलो। with other person, transfer of plot, apartment, building, as the case may be, of any other person to him, and receives remuneration, fee, or any other charges of his service, whether as commission or otherwise, includes a person who introduced through any medium prospective buyers, sellers to each other for negotiation for sale or purchase of plot, apartment, building, as the case may be, includes property dealers, brokers, middlemen by whatever name called. हमने, तुम लोगों ने कभी एप्स देखी है? ब्रिक क्या है, ब्रिक ब्रोकर है, एक ऐप है ऐसी, मैजिक ब्रिक्स, सॉरी, मैजिक ब्रिक्स ऐप है, उसमें मिलते हैं ये सब। कि आपको फ्लैट रेंट के लिए चाहिए, कि रेंट वाले जबलपुर में एक्चुअली कम चलते हैं एप्स, बाहर बहुत चलते हैं ये सारे एप्स, कि आपको फ्लैट खरीदना है, सेल करना है, आपको एजेंट बनना है, कि आपको हमारे लिए कोई फ्लैट बेचना है, कि आपको खुद का कोई लैंड बेचना है, तो वो सब एप्स में भी आजकल आ गया है। बस ये है कि ये लोग कवर हो जाते हैं कहाँ, रियल एस्टेट एजेंट में। क्यों? क्योंकि इनकी ओन लैंड नहीं है, सिर्फ रेम्यूनरेशन कमाते हैं, या कोई फी लेते हैं, या फिर कोई कमीशन लेते हैं अपनी सर्विसेज देने का। क्या सर्विसेज? एक बायर और सेलर को मिलवाने की सर्विस, ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन की सर्विस, कि मैं कम करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, या फिर डायरेक्टली मैं आपकी लैंड कहीं ना कहीं बिकवा दूंगा, ठीक है। ऐसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, भैया आप इतनी देर से पढ़ लिया, प्रमोटर क्या करता है? बिल्डिंग, अपार्टमेंट, लैंड, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, ये सारे वर्ड्स जब ये सब बनने की बातें आती है तो ये सब क्या हो जाते हैं? रियल एस्टेट projects. Means development of a building, or a building consists of apartments, converting an existing building on a part of thereof into apartments, or development of land into plots or apartments, as the case may be, for the purpose of selling all the apartments. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। फैन ऑफ कर दूं क्या मानसी? ठीक है, सैंक्शन प्लान हमने देखा, साइट का कोई भी प्लान जो हम रेरा से अप्रूव कराते हैं, तो आपको पूरा प्लान होना चाहिए बिल्डिंग का। तो साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान, सर्विस प्लान, पार्किंग, सर्कुलेशन प्लान, लैंडस्केप प्लान, लेआउट प्लान, जोनिंग प्लान, उनको क्या क्या बोलते हैं लिखा है। सच अदर प्लान इंक्लूड स्ट्रक्चरल डिजाइन इफ एप्लीकेबल, परमिशन such as environment permission, such other permission which are approved by the competent authority prior to start a real estate project. तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या कराना है? रेरा से अप्रूव कराना है। अब आ जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे हमारी स्टेट है, हमारी स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, गुजरात की अपनी एक, हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द स्टेट स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। यूनियन टेरिटरी की अगर कोई गवर्नमेंट है तो यूनियन टेरिटरी के लिए यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर किसी पुडुचेरी में उनकी खुद की है तो फिर उनकी यूनियन गवर्नमेंट। तो वही दिया हुआ है, फॉर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, और दिल्ली के लिए द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरी के लिए विदाउट लेजिस्लेचर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के लिए ऑफ पुडुचेरी द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। दिल्ली का याद नहीं होता है इसलिए याद कर लो, दिल्ली का अलग ही है, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट।
ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है बच्चे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। सेक्शन बताते हैं, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, मतलब 2016 में एक्ट आ गया था, अब इसमें जो नए नए रूल्स आएंगे वो नोटिफाई करेगा। ये हर स्टेट के लिए अपने रूल्स हैं, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लैंड के अलग अलग रेट्स हैं, हर कहीं सस्ते मिलते हैं तो कहीं महंगे मिलते हैं, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया हमने, एक्ट बना दिया इंडिया के लिए। अब आपको अपनी स्टेट में कुछ अप्लाई करने हैं रूल्स, तो आप अपने हिसाब से बता दो, ठीक है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश रेरा अथॉरिटी, हर स्टेट में हमने देखा अपनी एक रेरा अथॉरिटी आएगी। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, अब रेरा अथॉरिटी के लिए मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, स्टैब्लिश कर लो और अपॉइंट भी कर लो किसी पर्सन को। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश एपेलेट ट्रिब्यूनल, अब अपने लिए किसी को रेरा के अगेंस्ट जाना हो रेरा अथॉरिटी के लिए, तो फिर उसके लिए एक एपेलेट अथॉरिटी भी होनी थी। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड मेंबर्स ऑफ एपेलेट tribunal are required to be appointed based on recommendation of selection committee, thus the appropriate government is required to constitute a selection। अब इन लोगों को अपॉइंट करने के लिए आपको एक सिलेक्शन कमेटी, हमने जैसे देखा है इधर पे सब्जेक्ट्स नहीं दिया, पर सिलेक्शन कमेटी में हर टाइप के सब्जेक्ट्स के लोग आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, वो बैठते हैं और फिर एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर आता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सच अदर एम्प्लॉयज रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, बार बार वही लिखा है, अब इसी के लिए उनके लिए भी ऑफिसर्स अपॉइंट कर लो। बहुत इजी है, देखो पहले बोला रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश करो, फिर बोला रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट करो, उनको अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी लेके आओ। अब जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी तो उनके लिए ऑफिसर्स लेके आओ, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, ये हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखा था, वैसे एक भाई काउंसिल भी बना लो। फिर आता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ रियल एस्टेट रेगुलेटरी फंड, अब जो पैसा आपके प्रोजेक्ट से आ रहा है, वो आपका प्रोजेक्ट अगर हमने कैंसिल कर दिया या ऐसा कुछ पैसा है जो आपने फ्रॉडली कमाया, वो इस फंड में चला जाए। तो ये काम किसके हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के, ये इजी है। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि भाई जितने डेवलपर्स हैं, जो भी प्रमोटर्स हैं, वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में एंटर हो रहे हैं, तो भैया अपने प्रोजेक्ट्स को जाके रजिस्टर करा लो, और तुम एजेंट जो बिकवाने के काम करो, जो नेगोशिएशन के काम करो, पहले जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। क्या लगता है, क्या इन रजिस्ट्रेशन में एक्सटेंशन मिल सकता है? इसमें लिखा है कि अगर आपके केस में कभी फ्रॉड हो जाए, वॉर हो जाए, या फिर नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, फोर्स मेजॉर बोलते हैं हम इस वर्ड को, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड, तो ऐसी चीज हो जाए तो हम आपका रजिस्ट्रेशन थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखा हमने बिल्डिंग बनती जा रही है, वहां तो कोई दरवाजे हैं नहीं, चले जाते हैं लोग ड्रिंक्स करके, ये वो, कोई कूद गया वहां से, कितने हमने सुसाइड केसेस सुने हैं बिल्डिंग से, कई बार बिल्डिंग गिर जाती है, लेबर को लग जाती है, तो कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाता है, तो तब आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। चलो, मेनी डेवलपर्स अक्रॉस इंडिया फॉलो अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ प्री लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट विदाउट सिक्योरिंग द रिक्विजिट अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज, विच इज टर्म्ड एज सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च। Buyers also lap into this opportunity to get discounted price during the pre-launch period। अब देखो प्लॉट कटते हैं, तो प्लॉट कटने से पहले एक प्री लॉन्च आता है कि आप आके बुक कर लो, और जिस दिन प्लॉट बिकने का लॉन्च वाला, पोस्ट लॉन्च, उस दिन भी आप आके प्लॉट ले सकते हो। बस जो प्री लॉन्च होता है ना, वो शायद 1-8 लाख कम का मिलता है, पोस्ट लॉन्च 1-8 लाख महंगा का मिलता है, पर तभी भी आपको अच्छे रेट पे मिल जाता है पोस्ट लॉन्च पे। पोस्ट लॉन्च के भी बहुत बाद आओगे तो रेट्स और बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो बस बता दिया है कि भाई कॉमन प्रैक्टिस है कि प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट होता है विदाउट सिक्योरिंग द रिक्विजिट अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज। फिर आता है विच इज टर्म्ड एज सॉफ्ट लॉन्च, फिर एक उसको हम प्री लॉन्च भी बोलते हैं। बायर्स आल्सो लैप इनटू द अपॉर्चुनिटी एज द डिस्काउंटेड प्राइसेस पे उनको मिलते हैं ड्यूरिंग द प्री लॉन्च, बट इफ इट इज फ्रॉम द डेवलपर who is unsulfurous or fly night operator, then it carries a great risk। मतलब कि अगर वो unsulfurous मतलब बंदा वो नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको बहुत सारा रिस्क है। लॉन्च करते टाइम वो खुद ही जेन्युइन नहीं है कि ये प्लॉट्स वो देने वाला है कि नहीं। अभी hence to plug this gap, registration of every project which regulatory authority has been mandatory before it is launched for sale for registration of basic prerequisites that the developer is coming with a project।
ये सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई ऐसा होता था, अब हमने उस चीज को मैंडेटरी कर दिया। आपने लॉन्च करना है, प्री लॉन्च डिस्काउंटेड प्राइस पे करना है, उससे पहले आके मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर पोस्ट लॉन्च में आपको जो रेट देना है दो, बस हमारे पास रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अब लिखा है प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विद रियल एस्टेट रेगुलेटरी, इसका मतलब है एडवर्टीजमेंट करने से भी पहले आप उस प्रोजेक्ट का registrations करा लो। अब प्रमोटर shall not advertise, market, book, sell or offer for sale or invite persons to purchase in any manner any plot, apartment or building as the case may be in the real estate प्रोजेक्ट। इसका मतलब है आपको कोई एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, बुक में, मार्केट में कहीं पे भी नहीं करनी जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते। without registering the real estate projects with the real estate authority established. The projects that are ongoing on the date of commencement of the act. अब जिस दिन ये एक्ट आया था उस दिन भी तो कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे ना, तो उनका क्या होगा? For which the completion certificate has not been issued, the promoter shall make an application to authority for registration for the said project within a period of 3 months from the date of commencement. 2016 में एक्ट आया तो जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ना, उधर हड़बड़ी बच गई थी कि आपके पास 3 महीने, फटाफट जाके कमेंसमेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लो। अब देखो उस टाइम ऐसा हो रहा था कि अब कई प्रोजेक्ट्स तो बन के आ गए, इनको तो वेरिफिकेशंस वगैरह करना है, तो वो अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि हमें कंप्लीशन देना है कि नहीं देना। Authority is in the interest of allottees for projects which are developed beyond the planning area but with the requisite permission of the local authority. कुछ नहीं, उनको ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अलॉटीज के इंटरेस्ट में करना ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उनके साथ कोई नुकसान ना हो। एक्ट के आने के 3 महीने में भी हमने बोल दिया कि आप लोग आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, बिना रजिस्ट्रेशन के आप एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर सकते। अब कौन से प्रोजेक्ट्स हैं मैम जो एग्जेम्प्ट है, जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? पहला है एरिया ऑफ लैंड डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर फीट। 500 स्क्वायर फीट नॉर्मल बहुत छोटा सा एरिया, उसको आप रजिस्ट्रेशन मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास एरिया ऑफ लैंड है जो 500 स्क्वायर फीट का है, वो आप बेचने लेने की बातें करते हो तो हमारे पास मत आओ। नंबर ऑफ अपार्टमेंट डज नॉट एक्सीड 8। 8 अपार्टमेंट्स तक आप बना सकते हो, उससे एक्सीड कर रहे हो तो फिर रजिस्ट्रेशन। तो 2 प्रोजेक्ट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, आगे इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 प्रोजेक्ट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, कौन सा? एरिया ऑफ लैंड 500 स्क्वायर फीट और नॉट एक्सीडिंग 8। अब अगर आप रेनोवेशन, रिपेयर और रीडेवलपमेंट कराते हो, अब 8 से ज्यादा बिल्डिंग है, उसमें रेनोवेशन ये सब कराना है, तो अगर कोई आपका मेजर रेनोवेशन होना होता है कि आपको 2 स्टोरी 3 स्टोरी बनानी है, तो आपको वापस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पर जनरल रिपेयर और रेनोवेशन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इसमें लिखा है कि भाई 8 से अंदर तक का है तो ठीक है, अगर 8 से ऊपर आपका रेनोवेशन हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर आके रजिस्ट्रेशन करा लो। Where the area land proposed to develop does not exceed 500 square feet or the number of apartments proposed to be developed does not exceed 8 inclusive all phases, तो आपको आप exempt हो, ठीक है। Where the promoter has received completion certificate for real estate projects prior to commencement of this act। अब क्या हुआ कि अब रेरा एक्ट नहीं आया था तब भी आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट था किसी न किसी अथॉरिटी से। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट आपके पास पहले से ही आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट था, तो अगर आपके पास था तो आप एग्जाम्प्ट हो, आप मत कराओ आके प्रोजेक्ट को। अब एक्ट होने से पहले आपकी बिल्डिंग बन गई है ऑलमोस्ट, आपने एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपने सब लीगली किया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो फिर हमारे पास मत आओ। आपके 8 से ज्यादा फ्लैट है, आपका 500 से ज्यादा स्क्वायर फीट है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है ना। तो रेरा ने अप्रूव किया ना। तो यार देखो हर चीज ना कॉम्पिटेंट, हमारे सिटी में भी इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही है और हट रही हैं जिनका हमें आइडिया भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज वो इतना न्यूज में। अभी अभी ऐसा हो गया, अभी रियल एस्टेट वाली चीज इतनी ज्यादा चल रही है मार्केट में, इतना अमेजिंग है इसमें बिजनेस करना, मतलब बहुत अमेजिंग। तो अब हर कोई आके इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हर कोई इन्वॉल्व हो रहा है तो ये अथॉरिटी ध्यान रख रही है कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। कई बार अप्रूव कर देती है, अथॉरिटी कौन है? ह्यूमन बीइंग ही है ना, अप्रूव कर देती है। बिल्डिंग बनने के बाद उसको लग रहा है नहीं, मैं सिर्फ एक बता रही हूँ, आई वॉज इन कॉलेज ओनली, मेरे एरिया में एक पार्क बना था, तुम लोगों ने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, दादा दादी नाना नानी पार्क। अरे इतना अमेजिंग पार्क बनाया था उन्होंने, इतना अमेजिंग, और हार्डली 1 या 2 ईयर में तोड़ दिया उसको।
पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि तब रेरा एक्ट नहीं था, तब था रेरा एक्ट, 2016 में आ चुका है एक्ट, और उसके बाद तोड़ा। तो ये तो हमारे लोकल एरिया में हुआ है, मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है वो। अभी वो खाली पड़ा है, अभी हम वॉक करने जा सकते हैं। हाँ, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट टाइप बनाने का ट्राई किया उन्होंने, पर वो इतना अमेजिंग था। मैं जब वो टूट रहा था तब भी गई थी, वो अंकल बेचारे इतना रो रहे थे। पर माई पॉइंट इज कि तब मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों किया है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि अथॉरिटी ने अप्रूवल दी होगी उनको, पर उनने क्या किया था, उसमें कुछ चीजों की उनको परमिशन नहीं थी, उनने वो भी बना दी थी। तो इसके लिए, और पीछे लोगों के घर है चारों साइड, तो वो लोग अफेक्ट हो रहे थे। तुमने इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स ध्यान नहीं दिया, वहां बच्चे खेलने आते हैं, इनसाइड कुछ पूल वूल बना था, वियर्ड सा, बहुत वियर्ड था इतना सा। तो वो उस वजह से पूरी बिल्डिंग तोड़ दिया। एंड वी वर डिस्कसिंग एट दैट पॉइंट भी कि यार तो सामने का तोड़ देते, पीछे का साइड हटा देते, या फिर उसको कुछ और कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते थे। पूरा तोड़ दिया। उधर इतनी सारी साइकिल्स रखी हुई थी, ये वो सब कुछ हटा दिया। बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड वाला था उन अंकल के लिए वो सब, डिसहार्टनिंग टाइप्स, क्योंकि उनने नाम भी वैसे ही दिया था। पर हाँ, फोटो भी लगी हुई थी। पर अब ऐसे बहुत सारे टास्क बन जाते हैं, पर बाद में चेक होने के टाइम पे पता चलता है कि इन्होंने वो चीज कर दी जो हमने मना की थी, तो बिल्डिंग पूरी हटा देती है। इसके लिए रेरा और रेरा का परमिशन मिलना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, दरबार में तो केस भी चल रहा था प्रॉपर्टी का। और रेरा के पॉइंट से अभी तो गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है, तो कई बार मिलावट भी होती है, पहचान भी होती है। तो आपको हर चीज चाहिए, कॉन्टैक्ट भी चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का वेरिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखनी जो लॉ मिलके, आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। आज की डेट में हम ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं देख रहे हैं जो अगेंस्ट बनी हुई हो, ऐसा कुछ आया हो जो फ्रॉड हो रहा हो, नहीं होता है। क्योंकि आपको रूल्स में तो जाना ही जाना है। बहुत सिलेक्शन कमेटी बहुत खतरनाक बनाई है। 2016 में स्मार्ट तो है यार कंट्री अपनी। चलो, ये रीड करना बच्चे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मैं डर गई, तुम्हें तो कल करना, मतलब अभी तो 10:30 बजी है यार। चलो, सिर्फ बता रही हूँ स्टेप 1 में क्या है। बहुत सिंपल है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये 3 स्टेप्स याद करने हैं हमको। ठीक है, पहला है एप्लीकेंट हैज फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद रेरा एंड द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फीस एंड डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन must be either approved or rejected within 30 days. On successful registration, the promoter of the project will be provided with a registration number, a login ID and password. हमने देख लिया, वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, आप जाके अपनी चीजें अपलोड कर दो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड करो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करो, जो भी जो होता जा रहा है, आप वॉट एवर द प्लान का आपका स्टेटस है अभी, वो सब जाके उसमें इन्फॉर्म करते रहो। ठीक है, आपको लॉगिन आईडी एक मिल जाएगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सब इसमें दिया हुआ है। An authenticated copy of approval and commencement certificate from the competent authority obtained in accordance with the law as may be applicable for the real estate project mentioned in the application, and where the project is proposed to be developed in phases, an authenticated copy of approval of commencement certificate from the competent। अच्छा, देखो क्या होता है, एक सिर्फ बिल्डिंग बनानी है या फिर फेजेस है। फेजेस कैसे हैं, इतना बड़ा लैंड है, बाजू में मॉल बनेगा, यहाँ पे अपार्टमेंट्स आएंगे, पीछे पार्क भी है, ठीक है, और सामने किराने वगैरह की शॉप्स भी हैं। इतना सारी चीजें एक बड़े से लैंड में आपने पूरी एक सिटी बनाने की कोशिश की। सिटी नाम भी देते हैं ना लोग, मार्बल सिटी, ये सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपका वो एरिया में जो आउटस्कर्ट्स में होते हैं, सब कुछ लाना है आपको ताकि इन लोगों को सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो ये फेजेस में बनेगा। सर हम पहले अपार्टमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, वहां का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लो, अपलोड कर लो। फिर सर हम वहां पे मॉल बनाने वाले हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट लो, अपलोड कर दो। तो फेजेस में अप्रूवल मिलनी चाहिए। तो फेजेस होने के बाद एक एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते रहेंगे। इसमें बात वही गई है, ऑथेंटिकेटेड कॉपी मतलब सर्टिफिकेट मिल गया, अटेस्टेशन पढ़ा है जैसे हमने, वैसी उसी की एग्जैक्ट कॉपी बनाओ और फिर उसको अपलोड कर दो। ठीक है, तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की अप्रूवल मिल गई है, तो वो जैसे ही मिल गया कि हाँ ये अब हम चालू कर सकते हैं, बिल्डिंग बना के अपलोड कर दो। जैसी परमिशन मिली है कि बिल्डिंग भी बनाओ, मॉल भी बनाओ, फेजेस में मिली है परमिशन, तो फिर फेजेस में अपलोड। फेजेस में है तो आप अलग अलग लो ना, एक साथ है लिखा है उसमें।
अगर आपका एक प्रोजेक्ट है तो आपने एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिया, बना लो। आपके 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, हर चीज के लिए आपके पास आपका पैसा लगेगा उसमें। एक साथ काम थोड़ी हो सकता है, यहाँ बिल्डिंग भी बन रही है, यहाँ पे मॉल भी बन रहा है, इतना सारा काम चल रहा है, तो एक एक का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लो, एक खत्म करो फिर दूसरा लेके आओ, फिर दूसरा लेके आओ, दूसरा। ठीक है। Granting of registration by authority. On receipt of application, the authority shall within a period of 30 days, जैसी एप्लीकेशन आई रह रहा कि ये हमारा सैंक्शन प्लान है सर, ये लैंड है, ये सारी जो ऊपर एप्लीकेशन आपने अप्रूव डाली है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो विद इन 30 डेज ग्रांट रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें वो नहीं पढ़ना है, तो जो रूल्स में लिखा है उस हिसाब से आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। Reject for the reasons to be recorded in writing if such application does not conform to the provisions of this apartment or the rule regulation thereunder. The application shall not be rejected unless applicant has given an opportunity of being heard. अब reject करते टाइम उसको एक opportunity of being heard भी दे दो। फिर if the authority fails to grant registration or reject application as the case may be, the project shall deem to have been registered. 30 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आया तो मान लेंगे कि रजिस्टर्ड है। Authority shall within a period of 7 days of the expiry of the said period 30 days specified. 30 दिन है, 30 दिन के बाद 7 दिन है, ठीक है, वो 7 दिन में हम मान लेंगे और 7 दिन देने के बाद कि भाई आपका रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट। ठीक है। अभी एक्सटेंशन, हमने समझा था एक्सटेंशन मिल सकता है रजिस्ट्रेशन का कब, जब फोर्स मेजोर हो रहा। तो फोर्स मेजोर क्या होता है, नेचुरल कैलामिटी, कोई वॉर, कोई भी एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, तो तब आपको मिल जाता है। डिले इन हैंडलिंग ओवर द प्रोजेक्ट बाय द डेवलपर। भाई डेवलपर को टाइम होता है कि ये प्रोजेक्ट उसको कितने में बनाना है, कितने दिनों में बनाना है, उसने उसमें डिले किया है तो हम वो प्रोजेक्ट उससे वापस ले लेते हैं। देखो, स्टिपुलेटेड टाइम हैज बीन मेजर वो ऑफ द बायर्स, हेंस हैज बीन मेजर ट्रिगर फॉर प्रोमulgation ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि लोग डिले करते थे तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया टू प्रमोट दिस एक्ट, टू इनैक्ट दिस एक्ट, कि भाई लोगों के इंटरेस्ट के साथ आप खेलो मत। Hence, at the time of registration, a developer has to specify a timeline during which he will complete the project and hand over the project to the buyer. The timeline is very important. ठीक है, very important. वो जो word लिखा है ना sacrosanct यानी very important. Because if he fails to do within the stated time, then there are rigorous provision in the act as prescribed in section 7, where the registration would be revoked and his project would be usurped by the रेगुलेटर। अपसर्ब्ड यानी हैंड ओवर टू द रेगुलेटर। अगर आपने टाइमलाइन में खत्म नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लेंगे और हम सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट किसको दे देंगे, रेगुलेटर को। दो से एज पर सेक्शन 6 एन एक्सटेंशन ऑफ पीरियड में बी ग्रांटेड एट द सोल डिस्क्रिशन ऑफ regulator due to force majeure conditions if there are reasonable circumstances which merit the extension. आपको लेकिन एक्सटेंशन मिल सकता है वो टाइमलाइन का अगर फोर्स मेजोर हो रहा है और रेगुलेटर सेटिस्फाइड है उन कंडीशन से कि हाँ यार इस बंदे को रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन दे सकते क्योंकि इतने टाइम के लिए इसका प्रोजेक्ट हमने बंद किया था। फोर्स मेजोर यानी केस ऑफ वॉर, फ्लड, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी अदर कैलामिटी कॉज नेचर अफेक्टिंग द रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो वर्ड याद रखना, फोर्स मेजोर होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। टाइमलाइन तक अप्रूव नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा और प्रोजेक्ट किसके पास चलेगा, रेगुलेटर के पास। ये एक बार रीड कर लेना, रिवोकेशन कब कब रिवोक होता है, जब भी आप कंडीशंस वायलेट करते हो। ठीक है, आपने जो बोला हुआ था कि हम ये बिल्डिंग इतने टाइमलाइन में बनाएंगे, नहीं बनाई तब भी रिवोक हो जाएगा। आपने अगर बोला हुआ था आगे अपार्टमेंट बनेगा पीछे शॉप बनेगी और उस चीज को उल्टा करने की कोशिश कर रहे हो तो जो आपने सैंक्शन प्लान में दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो रिवोक हो जाएगा। अभी हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने ऑब्जेक्ट्स, रीजन, सेलिएंट फीचर्स देखे हैं, फिर कुछ डेफिनेशंस देखे हैं जिसमें हमें कार्पेट एरिया पता है, फ्लोर एरिया ऑफ अपार्टमेंट, एक्सटर्नल बिल्डिंग्स, एक्सटर्नल वॉल्स नहीं इंक्लूड होते, इंटरनल पार्टीशंस जो भी है अपार्टमेंट के वो उसमें इंक्लूड होते हैं। फिर हमने देखा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तीनों का मतलब वही होता है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मींस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और सच अदर सर्टिफिकेट जिसमें उसका मीनिंग आए। हर तीनों में यही लिखा है, ऑक्यूपेंसी मींस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। फिर कॉमन एरिया हमने पढ़ा है, जो बाहर का एरिया है वो सब कॉमन एरिया है। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हमने देखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी की यूनियन टेरिटरी, विदाउट लेजिस्लेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी की पुडुचेरी वाली यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट।
फिर हमने प्रमोटर देखा है, प्रमोटर में हमने देखा इंडिपेंडेंट बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, और फिर लैंड प्रोजेक्ट को बेचने की बात करते हो। फिर आ जाता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर बिल्डिंग अपार्टमेंट या फिर लैंड बेचने की बात करें। फिर आता है अपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, और फिर प्राइमरी लेवल, ये भी अगर बिल्डिंग बेचने की बात करें। फिर एनी पर्सन हिमसेल्फ एज कंसिडर हिमसेल्फ अ बिल्डर, जो इसी बिजनेस में है, ठीक है, वो लोग अगर बेचने की बात करें। और एनी पर्सन जो सिर्फ एक आध लैंड जनरल पब्लिक को बेचने की बात कर रहा हो। फिर हमने रियल एस्टेट एजेंट्स का मतलब देखा कि भाई वो लोग जो फिर नेगोशिएशन कराते हैं और बीच के लोग होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, और फी और रेम्यूनरेशन कमीशन चार्ज करते हैं। बेसिकली एक लैंड आपको बिकवा के देते हैं। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पास हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, रूल्स नोटिफाई करो, एस्टैब्लिश करो रेगुलेटरी अथॉरिटी, अपॉइंट करो रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके लिए ऑफिसर्स लाओ, सिलेक्शन कमेटी बनाओ। ऑफिसर्स के बाद एक लास्ट पॉइंट कि स्टैब्लिश करो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल और फंड वाला चीज। फिर हमने देखा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर सकते। फिर दो दो प्रोजेक्ट है जो एग्जेम्प्टेड है, स्क्वायर फीट और नंबर ऑफ फीट। फिर हमने एप्लीकेशन देख ली कि आप अगर फाइल करते हो तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। और फिर हमने देखा ग्रांटिंग 30 डेज का टाइम है, आप ग्रांट कर दो और या फिर रिजेक्ट कर दो। नहीं करते हो तो 7 दिन का टाइम है, हम मान लेंगे कि हमारी है। एक्सटेंशन मिल सकता है कब, जब फोर्स मेजोर, और गलत काम करोगी तो रिवोक भी हो सकता है। अब हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये हमारे लास्ट पेजेस में आएगा, ठीक है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे हमने पढ़ लिया, उसके क्या फंक्शंस हैं और उसकी क्या ड्यूटीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। What are the objects and reasons for the Real Estate Regulation Act has been enacted? फर्स्ट पेज पे जो है पैन इंडिया सिमेट्री ऑफ गुड गवर्नेंस वाला, ठीक है, जो फर्स्ट पेज पे दिया है तो क्लियरली दिया ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। फिर है विच प्रोजेक्ट डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशंस, 500 स्क्वायर फीट और नंबर ऑफ 8 अपार्टमेंट। देखो ये ऑप्शन में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अलॉटीज, कल मैंने मार्क कराया था इंपॉर्टेंट के लिए। राइट्स ऑफ अलॉटीज, भाई उसको प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पहुंचा है, किस फेज में है अभी प्रोजेक्ट, वो सब उसके राइट्स हैं, ठीक है। सैंक्शन प्लान देखने का राइट है उसके पास। एक्सप्लेन द सेलियंट फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, 3 मार्क का। जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पता होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे अपलोड करना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए एजुकेशन अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इजी है, सब तो बनता है तुम लोगों से यार। पॉइंट है, सब पास हो गए तो मजा आ जाएगी। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज, अगेन सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे ना आगे। फिर से पूछा है ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस फॉर विच रियल एस्टेट वाज इनैक्टेड, यही यही घूम रहा है ये तो।
एक जैसे दो नहीं है कि अलग अलग पेपर खोल रहे हो, तो दूसरे पेपर में आए हैं। एक जैसे कैसे देंगे वो दो लोग? कोई बात। फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटर, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही देखा था, इनके इनके ड्यूटीज और फंक्शंस बताने, रिस्पॉन्स से वापस वही आया है कि फंक्शंस ऑफ इस रेगुलेटरी के क्या है। लास्ट जो पेपर था ना उसमें कार्पेट एरिया पूछ लिया था कि क्या होता है, ठीक है। तो हमें कार्पेट एरिया कॉमन एरिया इसलिए हमने याद कर लिया। क्या होता है फ्लोर एरिया ऑफ, अच्छा बच्चे अभी देखो ऑब्लिगेशंस भी एक बार रीड कर लेना। ऑब्लिगेशंस जैसे हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स दिया वैसे ही दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। फंक्शंस हमको याद करने सारे, ठीक है। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स, इतना सारा पढ़ के आ गए तुम, मैं सब शॉर्ट में दे दूंगी तुम लोग, कितने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। रीड करने को बोला था, रीड किया है ना, याद थोड़ी किया है। याद करने के लिए पॉइंट्स दूंगी ना। दिखाओ जरा किसने रीड किया है, किसकी बुक में मार्क्ड है, किसकी मैंने। अंशिका मार्क है कुछ, देखो आके। श्रेया मुझे नहीं लगता तुमने पढ़ा, एप्लीकेशन की है तुम दोनों ने। तो अब फंक्शन आगे आगे करना, ठीक है। रीड करना है बुक से, हमको पॉइंट्स याद कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। नहीं ये सब इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चंस देखे ना, ये सब रीड करने का मतलब रीड करके छोड़ने नहीं है, याद करने हैं हमको, हम क्लास में याद करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि तुमने रीड किया तो खत्म हो गया चैप्टर। जो एक्चुअल में सिर्फ रीड है वो मैं बता दूंगी कि सिर्फ रीड है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज रियल एस्टेट, चलो ठीक है।